समझने का प्रयास करिएगा। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है जो कि 3 स्तर पे है। सबसे ऊपर में आप देखेंगे केंद्र स्तर पे उच्चतम न्यायालय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। उसी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अलग अलग होता है। कई लोगों को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कंफ्यूजन हो जाता है। तो सर्वोच्च याद रखिएगा, वो केंद्र का हुआ सबसे ऊपर, ठीक है। और राज्य स्तर पे जो हुआ उसको हम बोलते हैं उच्च न्यायालय, वो हो गया आपका हाई कोर्ट हो गया। तो भारत में न्याय पालिका के 3 स्तर हैं। आपको जैसे प्रशासनिक स्तर में आप देखेंगे 3 स्तर में आपका एक हो गया कार्यपालिका, जो कि हमने बता दिया आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। दूसरा होता है आपका विधायिका। विधायिका में भी हमने आपको बता दिया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो ये हो गया विधायिका। और तीसरा अंग है आपका न्यायपालिका, जो अभी चल रहा है। ये तीनों अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से निश्चित तौर पे इसी तीनों सेक्शन से अगर पॉलिटी में 10 क्वेश्चन पूछा तो 5 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। और 5 क्वेश्चन पहले बता देते हैं आपको, संविधान का बेसिक रहेगा, चाहे वो प्रस्तावना से हो, चाहे मौलिक कर्तव्य से हो, चाहे मौलिक अधिकार से हो, चाहे आपका डीपीएसपी का हो, उसी सबसे क्वेश्चन आता है, जो कि हमने आपको अच्छे से बता दिया है। तो अगर ये चैप्टर हो जाता है और एक पंचायती राज व्यवस्था पढ़ा देते हैं, अगर बीपीएससी में 10 क्वेश्चन पूछेगा तो 9 कम से कम यहां से आ जाएगा, इतना में से एक क्वेश्चन आपको पूरा पॉलिटी और भी पूरा पढ़िएगा, संविधान संशोधन पूरा, तो वहां से एक आध क्वेश्चन आता है। लेकिन मेन पोर्शन आपका यही है, इसलिए सबसे पहले हम लोग मेन पोर्शन पे फोकस करते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में न्यायपालिका कितने स्तर पे पाया जाता है? तो 3 स्तर पे। सबसे ऊपर में आपका उच्चतम न्यायालय, जो कि आपका सर्वोच्च न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आपका हाई कोर्ट हो गया राज्य स्तर पे। और तीसरा में हो गया आपका सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय बोलते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। जिला स्तर पे आप देखते होंगे जो कोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? जिला न्यायालय। अब देखिए, उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। जितने भी हाई कोर्ट होंगे जो राज्य स्तर पे होंगे, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय मेन होता है, उसी के आधार पे ये लोग भी चलते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी केस पे अगर कोई निर्णय दे रखा है तो उसी निर्णय को हाई कोर्ट जो है वो दोहराता है, उससे बाहर नहीं जा सकता है। किंतु प्रशासनिक दृष्टि से इन सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रशासनिक रूप से कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ही न्याय को जितने भी हाई कोर्ट है वो बात को मानता है। न्यायपालिका के प्रयोगों से विकसित कुछ अन्य संस्थाएं हैं जिसमें न्यायिक व्यवस्था भी है, जैसे लोक अदालत, ठीक है, उपभोक्ता अदालत, बाल किशोर न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट। कहिएगा मोबाइल कोर्ट क्या है? तो मोबाइल कोर्ट एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि अगर आपको केस हो गया तो एक गाड़ी चलते रहता है, उस पर आपके जज वकील सब बैठे रहेंगे और आपको घर पे जाके निर्णय दे देगा, ठीक है। आपके गांव में आया तो वहीं पे जाकर के आप अपना केस जाके दायर कीजिए, उसी एट ए टाइम आपको जो भी निर्णय देना होगा वो दे देता है। तो मोबाइल कोर्ट नहीं, बहुत सारे राज्य में है, बिहार में नहीं अभी चल रहा है। उसके बाद ई अदालत हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सारा कार्यक्रम जो भी होगा वो आपको इंटरनेट पे दर्शाया जाएगा कि केस नंबर कितना है, कब खुलेगा उसका। अब तो इतना हो गया कि यूट्यूब के माध्यम से आप उसका जजमेंट भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जज उस पर निर्णय दे रहे हैं, उस केस को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो ये सब पारदर्शिता लोगों के अंदर बढ़ाने के लिए सब किया जा रहा है। उसके बाद लास्ट में आपका ग्राम न्यायालय। तो गांव स्तर पे आप जितना भी देखते होंगे सरपंच, ठीक है, तो ग्राम न्यायालय में आपका सरपंच होते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे पंच रहते हैं, ठीक है, 5 पंच जो भी पंच होते हैं, ठीक है। तो वो सब डायरेक्ट जो स्थानीय जो स्वशासन होता है उसके माध्यम से चुन करके आते हैं, तो वो भी निर्णय देते हैं। तो ये सब भी एक प्रकार से न्यायपालिका का ही अंग है, इसीलिए इसकी चर्चा हमने कर दिया। अब मेन मुद्दा पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अति महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस भाग में इसका चर्चा किया गया, सुप्रीम कोर्ट का किस भाग में चर्चा किया गया है? तो भाग 5 में। सुप्रीम कोर्ट का कहां चर्चा किया गया है? भाग 5 में। कहां पे चर्चा किया गया है? भाग 5 में। अनुच्छेद 124 से 147 तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक किसका चर्चा किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है।
उसके बाद है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह स्थापित किया गया था। अगर कई बार पूछेगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट किस व्यवस्था के तहत स्थापित किया गया था, किस अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, इसी के तहत आपके देश में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा गया है, बीबीआई हम लिख देते हैं, ये पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो वो अधिनियम है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। अभी ये जब चैप्टर हो जाए तो उसके बाद आप लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव को अच्छे से बना लीजिएगा। सारा क्वेश्चन इसी में से आपका रहता है, क्रिएट किया हुआ। अनुच्छेद 143 आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। अगर राष्ट्रपति को कोई निर्णय देना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। कोई भी अगर किसी की नियुक्ति करनी हो, चाहे कोई कानून बन रहा है, उस पे तो लास्ट फाइनली जो है, जो भी विधेयक है उस पे लास्ट में राष्ट्रपति जब साइन करते हैं तभी वो पारित होता है। अगर उनको लगता है कुछ कमी है या कोई तरह का दिक्कत है तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, क्या यह देश के लिए कानून सही रहेगा, तब जाकर के वो कानून पारित करते हैं। तो सलाह लेने का जो अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, वह अनुच्छेद बार बार पूछा गया है। वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 143 143, जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। क्योंकि देखो राष्ट्रपति को उतना समझ नहीं होता है, ठीक है, जो कानूनी व्यवस्था का जितना समझ सुप्रीम कोर्ट के जज को होगा। तो अगर उनको अगर लगता है कि सलाह लेना है तो वो अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले लेते हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया। अब देखिए, मूल संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति, जिसको मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, से लेकर के न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी। जब संविधान बना था उस समय मात्र 8 ही था। एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में अभी संख्या 34 हो गई है टोटल। एक मुख्य न्यायाधीश, अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी आपके देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो आपके DY चंद्रचूड़ हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। टोटल अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश 33 हुए और मुख्य न्यायाधीश मिला करके टोटल सीट कितना हो गया, 34। 33 और 1 क्या हो गया, 34। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं। टोटल अगर पूछेगा तो 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि अभी 50 में है, DY चंद्रचूड़। तो याद रखना है आपको। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, तो उसमें क्या होगा कि जो सीनियर, मोस्ट सीनियर वकील होते हैं, जो जज होते हैं, जो हाई कोर्ट में अपना 10 साल का कार्यकाल कर चुके हैं और सीनियर आते हैं, तो उसी में से चुन करके बनाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में भी कई बार पूछ दिया जाता है कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस व्यवस्था के अंतर्गत होता है, तो उस व्यवस्था को हम बोलते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। क्या बोलते हैं, कॉलेजियम। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन रहा है कि किस व्यवस्था के तहत भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, तो कॉलेजियम व्यवस्था। अब कहिएगा ये क्या है, वो देखिए। इसमें क्या होगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं जो रिटायर हो चुके होते हैं, और कुल सदस्यों की संख्या इसमें क्या होती है, 5 होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल की आम सहमति होना चाहिए, यानी 5 में लगभग आम सहमति लगभग सब लोग, या एक छोड़ करके मतलब 4 कम से कम उसमें सहमति दिखाएगा, तब जाकर के उसको बनाया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल की आम सहमति होनी चाहिए। यदि कॉलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध में हैं तो वह राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। यानी अगर 5 सदस्य हैं तो उसमें 4 तक निर्णय ले लिया कि इस व्यक्ति को बनाना है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें से 3 ही व्यक्ति निर्णय लिए कि इनको बनाना है, 2 व्यक्ति अगर निर्णय नहीं लिए कि इस व्यक्ति को बनाना है, उस केस में उस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के पास जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो कॉलेजियम एक अति महत्वपूर्ण संस्था बन जाता है
ऐसे ये सीनियर मोस्ट जो होते हैं उसी को बनाते हैं। लेकिन कई केस में देखा गया है, अगर किसी सीनियर पे आरोप है या वो सरकार को लगता है कि ये सही से काम नहीं कर सकता है, उस केस में उसको ना बना करके उसके नीचे वाले अपने आदमी को भी बना दिया जाता है। तो ये भी कॉलेजियम व्यवस्था का ड्रॉबैक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 में 3 व्यक्ति, कम से कम 4 व्यक्ति चाहिए जो कि उसके पक्ष में है। अगर 2 व्यक्ति भी उसके पक्ष में नहीं रहा, उस व्यक्ति को बनाने के पक्ष में, तब उस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जाता है, चाहे वो सीनियर मोस्ट क्यों ना हो। ठीक है, सीनियर मोस्ट मतलब समझते हैं ना, जैसे आप जॉब में आए तो जो ज्यादा सीनियर है, जैसे आपसे कोई 2 दिन पहले कोई ज्वाइनिंग किया तो वो आपसे सीनियर हो गया, तो पहले उसको प्रायोरिटी दिया जाए जो सीनियर होगा सबसे। ठीक है, ये बात। अब इसके लिए क्या अर्हताएं होती है? मुख्य न्यायाधीश क्या कोई आम व्यक्ति बन सकता है? नहीं बन सकता। उसके लिए क्या योग्यता है? पहला, किसी उच्च न्यायालय में, जो हाई कोर्ट है, में ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा। ठीक है, यानी 5-5 10 वर्ष हो गया, यानी 2 हाई कोर्ट में अगर वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं तो उनको बनाया जाएगा। या किसी उच्च न्यायालय में ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रहे। ठीक है, वकील के रूप में, यानी 10-10-20 साल हो गया ना, दो में कम से कम 10-10 वर्ष तक रहे हो, तब जाकर के। इसीलिए आप देखते होंगे एजेड लोग ही वहां पे पहुंच पाते हैं, क्योंकि 30 साल में अगर वो बने होंगे वकील तो 10-10 ऐसे भी 20 साल हो गया, 50 साल तो आए वैसे भी हो गया, तो 50 साल के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन पाते हैं जनरल। ठीक है, अब बहुत लोग कम एज में बन गया, 25 के एज में, तो थोड़ा पहले 45 तक बन सकता है, लेकिन उससे कम उम्र का आपको मुख्य न्यायाधीश नहीं दिखेगा। वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता भी होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति भी चाहेगा, अगर वो पारित कर भी दिया और राष्ट्रपति के राय में अगर उसको लगा कि विधिवेता नहीं है, वो जानकार नहीं है, तो उसको वो नहीं बनाए। ठीक है, कार्यकाल अति महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष तक। कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक ही बन सकता है। आप देखते होंगे कि जनरली 60-62 में तो बनता ही है, आप देखेंगे 1-2 साल में ये खूब चेंजिंग होता है, तब तो 50 में बन गए, नहीं, ये खूब आपका चेंज होगा, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल से ज्यादा कोई ज्यादा टिकता नहीं होगा। आजादी के कितने साल हुए? ठीक है, 74 साल, नहीं, संविधान लागू 26 जनवरी 74वां था ना, गणतंत्र दिवस था, यानी संविधान लागू, और 50 में बन गए, यानी एवरेज 2 साल से 3 साल से ज्यादा कोई टिक नहीं पाए होंगे। ठीक है, तो ये खूब बदलते हैं। इसके पीछे रीजन है कि एजेड में ये बनते ही है, और 65 वर्ष की आयु में ये खत्म भी, मतलब इनका कार्य समापन भी हो जाता है, जो भी पहले हो जाए। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र या पहले भी वो त्यागपत्र दे सकते हैं, लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं अगर उनको कार्य नहीं संभालना है। ठीक है, या कई बार क्या होता है कि महाभियोग लगा करके भी इनको हटाया जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया क्या है? किसी भी सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा में, यदि लोकसभा में शुरुआत होता है तो 100 सदस्य और राज्यसभा में शुरुआत होगा तो 50 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, और अध्यक्ष और सभापति को देने के बाद प्रस्ताव पेश हो सकता है। यानी उसके हटाने के खिलाफ में अगर लोकसभा के 100 सदस्य साइन कर दिए और राज्यसभा में अगर पारित हुआ, स्टार्टिंग शुरुआत हुई, तो उसमें अगर 50 सदस्य साइन कर लिए तो वो प्रस्ताव पेश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसको हटाने के लिए 3 व्यक्तियों की समिति बनती है। उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे जो पहले रह चुके हैं, किसी उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, और एक पारंगत विधिवेता होंगे। ठीक है, अगर ये तीनों मिल करके उस पे दोष सिद्ध हो जाता है तो दोषी नहीं होने पर यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। अगर ये दोषी पाए गए तो इनको हटा दिया जाता है।
अभी तक केवल एक न्यायाधीश पे ही महाभियोग लगा है, वो है वी रामस्वामी के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया। यानी 100 लोग लोकसभा में इसके खिलाफ में नहीं गए होंगे, इसीलिए यह पारित नहीं हुआ। लेकिन अगर पूछेगा कि आज तक भारतीय इतिहास में किस मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लगाया गया था, तो वो है वी रामस्वामी। ठीक है, स्वामी जी हैं, इन पे लगा था। अब आ जाइए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखो, जब एक्स्ट्रा डोज मिल जाता है, काम बढ़ जाता है, और वहां पे जब कम संख्या में जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश हैं, तो अगर वो हैंडल नहीं कर पाते हैं तो उस समय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, एडहॉक। अनुच्छेद 127 के तहत न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना होने पे तदर्थ एडहॉक आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। यानी जो पहले से रिटायर हो चुके हैं तो उनको भी बुलाया जा सकता है, अगर वहां पे संख्या कम है तब। ठीक है, ऐसे वो किसी अन्य, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश से रिटायर हो गए तो किसी उच्च न्यायालय में जाकर केस नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन तदर्थ न्यायाधीश के रूप में वो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही। ठीक है, दूसरे कोर्ट में नहीं, उसके नीचे वाले कोर्ट में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां, क्या क्या शक्ति आपके सुप्रीम कोर्ट के पास दिया गया है। पहला है मूल या आरंभिक अधिकारिता, अभी आगे चर्चा करेंगे क्या होता है। रीट अधिकारिता, रीट दायर करने का अनुच्छेद 32 के तहत। अपीलीय, कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके। सलाहकारी अधिकारिता है, सलाह दे सकता है। अभिलेख न्यायालय की शक्तियां हैं इसके पास, यानी ये जो निर्णय देता है उसी निर्णय को हाई कोर्ट भी देगा, उससे अलग जाकर के नहीं जाएगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कभी भी अलग नहीं जाएगा। अगर कोई केस है, उसी प्रवृत्ति का दूसरा केस हुआ, तो जितने भी उच्च न्यायालय हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्याय को जो देखते हैं और उसी के अनुरूप वो निर्णय देते हैं। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, वो कुछ भी पुनर्विलोकन कर सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, जो भी निर्णय दिया गया है उसमें वो सुधार कर सकते हैं, या खुद भी वो दिए हैं कभी निर्णय तो उसको भी फिर दोबारा वो सुधार सकते हैं। अन्य शक्तियां और अधिकारिताएं, तो ये 7 प्रकार के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब उसमें अब एक एक करके हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मूल आरंभिक अधिकारिताएं, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार और दूसरे तरफ राज्य सरकार है। जब भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में लड़ाई होगा, ठीक है, तो ये विवाद जब होगा तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व होगा। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद होगा तो वो हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं होगा, वो कहां सॉल्व होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, 2 या अधिक राज्यों के बीच में जब विवाद होगा तो वो भी राज्य के उच्च न्यायालय में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद भारत सरकार और राज्य सरकार बनाम राज्य सरकारें, ठीक है, तो भारत सरकार प्लस राज्य सरकार के साथ अगर किसी राज्य सरकार का हुआ तो यही समझो कि जब 2 राज्य लड़े, जब भारत सरकार और राज्य लड़े तो ये सब सारा केस कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे अंतरराज्यीय जल विवाद है, अगर 2 राज्य के बीच में नदी को लेकर के जल विवाद है तो वो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। अगर वित्त आयोग से संबंधित मामला है तो वो भी कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। अगर बेईमानी किया, सौतेलापन किया केंद्र सरकार, जहां उसकी पार्टी है वहां ज्यादा फंड दिया, जैसे बिहार में फंड कम दे रहा, आज भी के पेपर में दिया हुआ था कि बिहार को कुछ हाथ नहीं दे रहा है, मतलब उतना वित्त जो है जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं दे रहा है बिहार को, तो ये सब केस जो जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। समझ गए। दूसरा आज रिट अधिकारिताएं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकार दिया गया है। इसमें कई प्रकार के रिट होते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसमें उसकी रक्षा करना है, या वो अगर कागज दिखाता है कोर्ट के तरफ से तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको बंदी नहीं बनाया जाएगा। परम आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है।
उसके बाद है प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। ये सारे पावर जो है किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास दिया गया है। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये परम आदेश मतलब एक प्रकार से हो गया कि जब सुप्रीम कोर्ट और ये खास करके सरकारी संस्था को आदेश देता है, ठीक है, कि आपका काम सही से नहीं हो रहा है तो आप सही से काम कीजिए। जैसे मान के चलिए अगर कोई वेतन बहुत दिन से रोक रखा है टीचर का, तो टीचर को वो अगर वो गया केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में या कुछ भी, तो वो ऊपर से परम आदेश दे सकता है कि आप सबसे पहले इन लोग का वेतन दे दीजिए। तो वो परम आदेश हो गया, यानी सरकारी संस्था को वो आदेश दे देगा कि आप जो है, जो आपका जो समस्या है जो लेकर के आए हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। तो यही सब है प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। आगे अपीलीय अधिकारिताएं, अनुच्छेद 132, 133, 134, 136 में सुप्रीम कोर्ट जो है अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों का अंतिम न्यायालय है। किसी व्यक्ति पे क्राइम होता है, केस होता है, आपराधिक मामला बनता है, अगर उसको लगता है कि हाई कोर्ट सही डिसीजन नहीं दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि जिला न्यायालय उसको सही निर्णय नहीं दिया या पैसे पे बिक गया हो न्यायालय, तो उसको लगे तो वो जाके जिला न्यायालय गया तो जिला न्यायालय से फिर हाई कोर्ट जा सकता है, लेकिन वो ट्रांसफर हो के जाएगा। ये नहीं कि घर में लड़ाई हुआ चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, तो आपका केस लेगा ही नहीं। जिस प्रकार से बड़े बड़े अस्पताल में जब तक आप रेफरेंस नहीं दिखाइएगा छोटे अस्पताल का, तब तक आपको लेगा ही नहीं। अगर आपको मान के चले खांसी हो गया और बुखार लगा हुआ सिंपल, और आप चले जाइए आईजीएमएस या वहां एम्स में चले जाइए दिल्ली, तो वो तो बड़े बड़े मेजर बीमारी के लिए बना है ना, तो आप खामखा उसका टाइम वेस्ट कीजिएगा। तो वो पहले बोलेगा कि कहीं से रेफरल है, रेफर किया हुआ केस है वो दीजिए, तब हम आपका यहाँ पे नंबर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसलिए मांगता है क्योंकि उसका समय बर्बाद ना हो बिना मतलब। अगर आप घर पे लड़ाई किए, आपस में मारपीट हुआ और आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा हो तो पूरे भारत में इतना केस बनता है डेली, तो सुप्रीम कोर्ट का कितना भी जज वहां पे भर्ती कर दिया जाए तो कभी निर्णय दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। तो इसीलिए अंतिम है ये, आपको जब न्याय नहीं मिलता, आपको लगता है तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में भी लगता है नहीं मिला, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तब जाके वहां केस आपका लेगा और उस पर निर्णय, ठीक है। उसके बाद आ जाए सलाहकारी अधिकारिता। अनुच्छेद 143 के तहत आपको बताई राष्ट्रपति को ये क्या करते हैं? सलाह देते हैं। अभिलेख न्यायालय की शक्तियां, अभिलेख न्यायालय मतलब उसके जितने भी नीचे न्यायालय है वो उसके न्यायिक जो वो रिजल्ट दिया है, जो निर्णय दिया है, उसके बातों को ध्यान में रख करके वो निर्णय दे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, आदेश तथा निर्देश आदि अस्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं। यानी वो रखा जाता है कि किस केस में किस प्रकार का निर्णय दिया गया, ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके। नहीं मानने पर दंड भी दे सकता है। अगर हाईकोर्ट मनमाना किया अपने मन से, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर दंड भी दे सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास दिया गया। अब आ जाए न्यायिक पुनर्विलोकन। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और गलती बस हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया उस निर्णय में, तो दोबारा उसको सुधार सकता है, दोबारा उसका पुनर्विलोकन कर सकता है, चेक करके फिर दोबारा वो निर्णय उस केस में दे सकता है। ऐसा होता है। संविधान में पुनर्विलोकन का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 143, 226, 246, 372 आदि से संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। कहीं पुनर्विलोकन का चर्चा नहीं किया गया संविधान में, लेकिन ये सारे अनुच्छेद इसको शक्ति देते हैं पुनर्विलोकन के, न्यायिक पुनर्विलोकन का, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? ये हिट लिस्टेड मेंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा 2-3 लाइन समझ लीजिए। न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत विधान पालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश, अगर कोई कानून बनाया गया विधायिका के द्वारा
लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, या कार्यपालिका विधायिका के द्वारा अगर बनाया गया, अगर वो संवैधानिक रूप से अनुकूल नहीं है, जनता के हित का नहीं है, वो संवैधानिक रूप से प्रतिकूल है, उस स्थिति में न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है, उस कानून को रद्द कर सकती है तथा वो अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णय की भी समीक्षा कर सकती है। यही हो गया न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन वही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को भी बदल सकती है और कोई कानून बनाया गया है विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा, अगर वो जनता के हित में नहीं है, वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है, तो उसमें भी उसको निरस्त कर सकती है या सुधार करवा सकती है। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय या आदेशों पर पुनर्विचार कर उन्हें बदल सकता है। ये पूछ सकता है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय या आदेश को बदल सकता है, तो वो है अनुच्छेद 137 137। अब दो प्रकार के केस हैं, फौजदारी और दीवानी। आप लोग को हमने शुरू में ही बता दिया था फौजदारी और दीवानी क्या है। यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जैसे चोरी करना, हत्या करना, दहेज उत्पीड़न करना। इसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच का अदालत में केस फाइल कर सकती है और अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना दोनों लगाया जाता है। लेकिन दीवानी में क्या होगा? व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन से है, जैसे जमीनी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक आदि, ये सब दीवानी व्यवस्था है। और उसके तहत क्या नहीं हो सकता है? जेल नहीं हो सकता। मानहानि में भी जेल नहीं हो सकता है, जुर्माना होगा। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट। इससे ज्यादा आपके आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, उम्मीद है इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हाई कोर्ट। दोनों जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो उसके बाद आप लोग राज्य का जो न्यायपालिका होता है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, कहां से कहां तक था? 124 से 147, 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट भाग 5। अब आ जाते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट। ये हमने अभी पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। इसमें जितने भी पॉइंट्स को हमने लिखा है अति महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बहुत लोग लक्ष्मीकांत या क्या बुक है वो सब पढ़ते हैं। अब आ जाइए राज्य न्यायपालिका भाग 6। सुप्रीम कोर्ट है भाग 5 और राज्य का हाई कोर्ट है भाग 6। आगे बढ़ जाएंगे। वो था 124, वही शब्द को आगे पीछे कर दीजिए। ये क्या हो गया? 214। 1 2 4 ही है, शब्द में अंक में बस आगे पीछे कर देना है। 2 को आगे कर देना है, 1 को बीच में कर देना, बाकी 4 को 4 की जगह रहने देना। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो गया तब बताए। अगर एक भी याद है 124 तो बस 1 2 को इंटरचेंज करना, बाकी 4 को रहने देना अपने पोजीशन पे। तो भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। और भारत में कितने राज्य हैं ये बताइए तो? 28 और 8 केंद्र शासित हैं। लेकिन उच्च न्यायालय कितने हैं? 24। यानी सभी राज्यों के पास उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, 4 ऐसे न्यायालय हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता निर्वाह करते हैं। 4 न्यायालय में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्य का न्यायालय। ठीक है, 24। अब 4 न्यायालय कौन कौन है जहां पे 2 या 2 से अधिक है? तो अब आ जाइए, सबसे पहले आ जाइए गुवाहाटी। कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कौन कौन है? तो अभी कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 हो गई है। एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो दोनों कंबाइंड था वो अलग अलग हो गया। अब पूछेगा तो याद रखिएगा 25। और अंतिमा बना है आंध्र प्रदेश, जो कि 2022 नवंबर में बना है। 4 ऐसे न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं। जैसे गुवाहाटी है तो कोई यहाँ पे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है कहां पे चले जाएंगे? तो आपके गुवाहाटी उच्च न्यायालय में ही चले जाएंगे।
ठीक है। अब आ जाइए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा ये सब इसी में है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में, जो कि चंडीगढ़ में है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़। तो ये तीनों, एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, और हरियाणा, पंजाब, ये तीनों का आपका उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में ही है। अब बंबई उच्च न्यायालय का कौन कौन सा? महाराष्ट्र का, गोवा का, दादर नगर हवेली का और दमन दीप का, ये सब का उच्च न्यायालय कहाँ है आपका? बंबई उच्च न्यायालय है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही थे, लेकिन अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया, इसीलिए यही एक बढ़ गए। अब 25 और जो भी राज्य जो शेष है उनके पास अपना अपना उच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष। कितना है? 62 वर्ष। ठीक है, एज तक। तो इस प्रकार से आपने देखा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो भी अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे हमने आपको क्लियर कर दिया। अब जब हम लोग स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था, तब उसमें हम लोग ग्राम पंचायत का जो न्यायपालिका है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी आपका केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे हाई कोर्ट में वही अनुच्छेद पूछ सकता है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा, कहां से? 214 से लेके 231 तक, यही था ना? तो याद रखना है बस, अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। 214 से 231 तक भाग 6 में है। कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। 4 ऐसे न्यायालय है जिसके पास एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है। बाकी अलग अलग जितने भी राज्य हैं उनका अपना अपना न्यायालय है उसके मुख्यालय में। जैसे बिहार का पटना में है, उसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। ये भी क्वेश्चन बार बार बिहार स्पेसिफिक में पूछ दिया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद। नहीं करोगे तो दिक्कत